लगभग जो है हम 50 यहाँ पे वर्ड लिए हैं, जिसका जो है हम अर्थ जानेंगे या जो है हम जानेंगे कि ये होता क्या है। एक तरीका से कहा जाए तो ये आपका वन वर्ड भी देगा, मतलब परिभाषा भी क्लियर करेगा, अर्थ भी क्लियर करेगा और मैचिंग ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेगा। ठीक है, अगर 5 नंबर 10 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, और साथ में परिभाषा भी यहाँ से लिखाएगा, बहुत सारे चीज़ें वर्ड क्लियर होगा जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में डिफरेंट वर्ड सब है, जिसको आप नहीं समझ पाते हैं उसको आज यहाँ पे समझेंगे एक लाइन में एक वर्ड में। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला देखिए यहाँ पे कैटाटोनिया है। ठीक है, कैटाटोनिया का मतलब क्या होता है देख लीजिए। मनोविकार, मनोविकार मतलब क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर, मन का विकार, जिसमें रोगी एक ही अवस्था में अधिक समय तक बना रहता है। देखिए कैटाटोनिया का मतलब होता है कि एक ही कंडीशन में, एक ही अवस्था में जो मनोविकार वाला जो व्यक्ति होता है वो लंबे समय से एक ही अवस्था में बना होता है। जैसे कोई समझ लीजिए कि कोई अगर एंजाइटी वाला पेशेंट है तो एंजाइटी एक प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर है, मन विकार है, और इसमें का जो रोगी होगा वह जो है अधिक समय तक जो है एंजाइटी में रहेगा, तो जो है ये हो जाएगा कैटाटोनिया। समझ गए, तो कैटाटोनिया समझ गए कि वैसा रोगी जो मनोविकार अधिक समय तक बना रहे उसी अवस्था में वो कैटाटोनिया होता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पागल, पागल क्या होता है, लोग बोल देता है कि पागल, वो व्यक्ति पागल है। तो देखिए पागल हमको आपको कहने से पागल नहीं होता है, पागल जो है कानून के द्वारा घोषित किया जाता है कि ये व्यक्ति जो है पागल है, यानी वो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा घोषित कर दिया जाता है कि हाँ ये पागल है, तभी जो है वो पागल व्यक्ति कहलाता है। तो पागल का क्या अर्थ समझे कि कानून द्वारा मानसिक रोग पीड़ित व्यक्ति। समझ गए कि कानून जो है इसको मान लिया है कि हाँ व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को जो है पागल कहते हैं। ऐसे आप किसी को पागल नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। देखिए तीसरा है पारिवारिक चिकित्सा, फैमिली थेरेपी। अब आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी होता है, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, एवर्जन थेरेपी होता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, बहुत सारे थेरेपी होता है जो कि साइको सोशल थेरेपी में हमने पढ़ा रखा है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो फैमिली थेरेपी भी एक थेरेपी होता है जो पारिवारिक संबंधों और अंतःक्रिया, मतलब उसके अंदर कामों के द्वारा जो है मनोरोगी को चिकित्सा दिया जाता है। ठीक है ना। तो फैमिली थेरेपी मतलब फैमिली के अंदर पारिवारिक संबंधों को बनाकर उसके अंदर के कामों के द्वारा जो है क्या किया जाता है कि पारिवारिक चिकित्सा दिया जाता है फैमिली के बीच में, परिवार के बीच में। तो ये पारिवारिक चिकित्सा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चौथा है एक्रोफोबिया है। देखिए जितने भी फोबिया हमने 7-8 पढ़ाया है ना, कि खुला से डर, भीड़ से डर, ऊंचाई से डर, अंधेरा से डर, वो सब याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है ना। देखिए बाकी एक्रोफोबिया जो होता है यह ऊंचाई से उड़ने की मन स्थिति होता है। समझ गए ना, कि ऊंचाई से जो है उड़ने का जो मन स्थिति होता है वही आपका एक्रोफोबिया होता है। समझ गए कि जो है ऊंचाई से डर लगना जो है क्या होता है, एक्रोफोबिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा है मनोविक्षिप्ति, साइकोसिस। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर जो होता है दो प्रकार से मेनली होता है, एक होता है साइकोसिस और एक होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस वो होता है जो व्यक्ति के अंदर मानसिक प्रॉब्लम होता है, जो मानसिक प्रॉब्लम जो है व्यक्ति में उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होने के कारण होता है। जैसे मैंने बता चुका हूँ डिलीरियम हो गया, ये सब जो है होता है। ठीक है। और साइकोसिस वो होता है जो व्यक्ति के मानसिक तौर पे उसके साथ उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, और वो जो होता है साइकोसिस होता है। तो समझ गए, मन संबंधी विकार को साइकोसिस कहते हैं। समझ गए। उसके बाद है अंतर्निहित। अंतर्निहित मतलब क्या है, इंडोजेनियस। इंडोजेनियस शरीर में अंतर्निहित कारण जो मनोरोग उत्पन्न करते हो। देखिए अंतर्निहित का मतलब क्या है, इंडोजेनियस, कि शरीर में ही ऐसा कारण जो मनोरोग उत्पन्न करता हो, वो कारण होता हो शरीर के अंदर ही, शरीर के अंतर्निहित मतलब शरीर के अंदर ही उपस्थित वैसा कारण जिसके द्वारा मनोरोग उत्पन्न होता हो, उसे एंडोजेनियस अंतर्निहित कहते हैं। समझ गए। चलिए
छठा देखिएगा, सातवां यहाँ पे छठा देखिएगा, छठा तो हम लोग देख चुके हैं। सातवां देखिए पैनिक एंजाइटी। देखिए पैनिक मतलब होता है अत्यधिक होता है, एक होता है अधिक, एक होता है अत्यधिक। तो अधिक से जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है कौन चीज़, अत्यधिक, ठीक है ना। तो पैनिक एंजाइटी जो होता है अत्यधिक घबराहट और चिंता को बोलते हैं, ठीक है ना। आतंक मचाने वाली, अधीरता दर्शाने वाली जो है मनोस्थिति। अब पैनिक एंजाइटी किसी में होता है तो व्यक्ति आतंक मचाने वाला होता है, काफ़ी जो है उसके अंदर घबराहट सा आता है और उसका मनोस्थिति जो है अस्थिरता होता है। यहाँ पे अस्थिरता होगा, समझ गए, या अधीरता भी होगा कि उसके अंदर धीरज नहीं होगा, आतंक मचाने वाला उसके अंदर मनोस्थिति होगा, समझ गए। आठवां है मनोद्वेग। द्वेग मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास आप लोग पढ़े हैं ना, द्वंद्व दिगु। तो द्वेग का मतलब ही जो है होता है कि बार बार, समझ गए। और मनो मतलब मन, मन का बीमारी बार बार आएगा वो हो जाएगा मनोद्वेग, ओबेसन, समझ गए। ओबेसन यानी मनोद्वेग कहाँ होगा, जहाँ भी अगर मनोद्वेग लिखा होगा समझ जाइएगा बार बार आने वाला मनोविकार। मनोविकार मतलब मानसिक रोग, मतलब वैसा रोग जो बार बार आता हो मन में, मानसिक रोग, वैसा मानसिक रोग जो बार बार आने वाला हो उसे मनोद्वेग ओबेसन कहते हैं, समझ गए। चलिए उसके बाद होगा क्या कि द्विस्थीय मानसिक विकार। द्विस्थिति मतलब वैसा स्थिति, वैसा मानसिक विकार जहाँ पे दो स्थिति उत्पन्न होता हो, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। वो कौन सा स्थिति होता है जहाँ पे मन में दो स्थिति उत्पन्न होता है, तो जो है उन्माद व अवसाद के गुणों को दर्शाने वाला मन स्थिति विकार। बाइपोलर डिसऑर्डर किसी में होता है तो उसमें मेनिया भी होता है, उन्माद भी होता है और डिप्रेशन भी होता है, दोनों का गुण होता है, इसीलिए द्विस्थिति कहा जाता है। द्विस्थिति यानी बाइपोलर, बाइपोलर मतलब द्विस्थिति मानसिक विकार, यानी जिस पेशेंट में उन्माद का भी और अवसाद का भी गुण होगा उसे जो है क्या कहेंगे, द्विस्थिति यानी बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर कहेंगे, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 10वां कि स्टीरियोटाइपिज्म। क्या है, स्टीरियोटाइपिज्म, याद रखिएगा, वर्ड सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोटाइपिज्म क्या होता है, तो एक उद्देश्य रहित व्यवहार को बार बार दोहराना जिसका बाह्य बल से परिवर्तन संभव न हो, ठीक है ना। देखिए स्टीरियोटाइपिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा बिहेव, मतलब एक ऐसा व्यवहार जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होगा, जिसमें पर्पजलेस होगा, बिना उद्देश्य के जो है उस चीज़ को, उस व्यवहार को बार बार जो है करने का जो है हम कोशिश करेंगे, जिसको किसी भी बाह्य चीज़ों से जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो जो है स्टीरियोटाइपिज्म होता है। स्टीरियोटाइपिज्म क्या समझे कि वैसा उद्देश्य रहित, उद्देश्य रहित मतलब उद्देश्य नहीं हो, उद्देश्य लेस हो, वैसा व्यवहार जिसमें कोई उद्देश्य नहीं हो और उसे जो है बार बार हम जो है दोहराने का प्रयास करते हैं और जिसको जो है हम अपने किसी भी बाह्य बल के द्वारा उसको जो है परिवर्तन हम अपने बिहेव में नहीं कर सकते हैं, यही होता है स्टीरियोटाइपिज्म। ओके, समझ गए। चलिए ये अगर एक बार में नहीं हो तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मेंटल डिसऑर्डर जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको जितना भी मेंटल टर्म सब है लगभग आपको माइंड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे निगेटिविज्म, नकारात्मकता क्या होता है, किसी उद्दीपन की विवेचना गलत करना, ठीक है ना। विवेचना मतलब एनालिसिस, समझ गए ना, कि किसी भी उद्दीपन, अब उद्दीपन स्टिमुलेटिंग क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी चीज़ जो है वही जो है स्टिमुलेटिंग होता है और उसके बारे में जो है गलत विवेचना करना, गलत धारणा करना ही निगेटिविज्म कहलाता है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए 12 नंबर है ईसीटी। ईसीटी क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी क्या होता है, तो किसी मनोरोगी की चिकित्सा विद्युत द्वारा करना। देखिए किसी भी मनोरोगी का चिकित्सा अगर विद्युत द्वारा किया जाता है, शॉर्ट सर्किट के द्वारा, तो वो जो है ईसीटी ही होता है, जिसके द्वारा विद्युत द्वारा जो है व्यक्ति जो मनोरोग होते हैं जिसको जो है चिकित्सा दिया जाता है, समझ गए। चलिए ये सब याद रखिएगा, ये सब जो है मैचिंग में यही सब पूछेगा और नहीं तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका अर्थ बताइए, ठीक है ना।
डर क्या होता है? उद्दीपनों से भय उत्पत्ति की अवस्था। देखिए, एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पे व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को लेकर भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसा अवस्था उत्पन्न हो जाता है जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है भयभीत हो जाता है उसको लेकर, और जो है डर सा जाता है, और यही जो है फोबिया होता है। जैसे व्यक्ति ऊंचा पर चढ़ गया और उसको जो है जब ऊंचा से नीचे की तरफ देखेगा तो अचानक से उसको मन में एक डर सा उत्पन्न हो जाएगा कि कितना नीचा है, और जो है हम ऊपर चढ़ गए हुए हैं, यानी उसको ऊंचाई से देखेगा ही कि डर लग जाएगा। तो क्या हो गया कि ऊंचाई से उसको डर लग रहा है, मतलब उद्दीपक क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, और उससे देखकर वो भयभीत हो गया, उसके अंदर ऐसा अवस्था आ गया कि वह देख के ही भयभीत हो गया, डर गया। तो यही जो है फोबिया होता है, समझ गए? चलिए, उद्दीपकों से भय उत्पत्ति की अवस्था, यह एक अवस्था होता है, डरना एक अवस्था होता है जो किसी भी उद्दीपक यानी चीज़ों से होने की अवस्था होता है। ठीक है। संकट, क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस क्या है? संकट क्या है? मानसिक असंतुलन जो 4 से 6 सप्ताह तक बना रहता है, वह शेष जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, संकट व्यक्ति के अंदर जो है यह एक मानसिक जो है प्रॉब्लम होता है, व्यक्ति के अंदर आता है। व्यक्ति में जो है जब मेंटली इनबैलेंस हो जाता है, मतलब असंतुलन हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर 4 से 6 सप्ताह तक जो है कोई भी ऐसा घटना व्यक्ति के अंदर जो है मेंटली असंतुलन होना ही जो है क्राइसिस होता है, और शेष क्या करता है कि जीवन को प्रभावित करता है। समझ गए कि मानसिक असंतुलन, यह एक क्या होता है? क्राइसिस। एक मानसिक असंतुलन है जो 4 से लेकर 6 सप्ताह तक बना रहता है, जो किसी व्यक्ति के अंदर कितने दिन तक बना रहता है? 4 से 6 सप्ताह तक। और क्राइसिस क्या होता है? संकट क्या होता है? एक मानसिक असंतुलन होता है जिसमें व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और व्यक्ति के अंदर ये 4 से 6 सप्ताह तक रहता है, और उसके बाद थोड़ा जो कुछ रहता है बचा हुआ, वो जो है जीवन को प्रभावित करता है। समझ गए? चलिए, यही क्राइसिस होता है। 15 है सम्मोहन, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है? सम्मोहन, किसी को सम्मोहित कर लेना। नहीं कहता है कि किसी को सम्मोहित कर लिया है, मतलब अपने ओर अट्रैक्ट कर लिया है, सम्मोहन। तो झूठा प्रतिबोधन होना, मतलब किसी चीज़ को जो है झूठा भी दिखाकर जो है किसी को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, लोग सम्मोहित कर लेता है। दिखावा होता है, यह एक प्रकार के क्या है? दिखावा होता है। दिखावे के द्वारा जो है किसी को सम्मोहित कर लेता है। जैसे चुनाव के वादे जो वादा हो वो पूरा हो या नहीं हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो नेता लोग जो है कस के वादा करता है, बहुत ही अच्छा लोभ सम्मोहित करेगा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है चीज़ों को बताकर, भले वो बाद में पूरा हो या नहीं हो। तो ये एक प्रकार के क्या होता है? झूठा प्रतिबोधन ही होता है। समझ गए ना? तो यही है झूठा प्रतिबोधन होना, जो है प्रतिबोधन मतलब झूठा चीज़ों को बोध करना ही जो है हिप्नोसिस कहलाता है, सम्मोहन कहलाता है। ठीक है ना? 16 है शब्दानुकरण, शब्दों का अनुकरण करना। किसका अनुकरण? तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोले गए बातों को दोहराना या अनुकरण करना इकोलेलिया कहलाता है। शब्दानुकरण, दूसरे के शब्दों या बातों को दोहराना क्या कहलाता है? इकोलेलिया, शब्दानुकरण कहलाता है। ठीक है ना? चलिए, 17 देखिएगा, क्रिया अनुकरण, इकोप्राक्सिया मतलब होता है क्रिया अनुकरण। अब यहाँ पे क्रिया अनुकरण है, तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को अनुकरण किया जाएगा, दोहराने का स्थिति होगा, और यही जो है होगा इकोपैरेक्सिया होगा। समझ गए कि अन्य व्यक्तियों के कार्यों को दोहराने की मन का स्थिति होता है, जिसमें क्रिया का अनुकरण होता है, इकोपैरेक्सिया होता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर, आत्महत्या, सुसाइड क्या होता है? स्वेच्छा से स्वयं को मारना या अपना जीवन खत्म करना, अपने आप को जो है नुकसान पहुंचाना ही सुसाइड कहलाता है, जो कि हम ये सब बता भी चुके हैं। फ्लूडिंग क्या होता है दोस्तों? जो फ्लूडिंग होता है भयभीत करने वाले उद्दीपकों को मनोरोगी पर बार बार लगाना। ठीक है ना? भयभीत करने वाले उद्दीपनों को मनोरोगी पर बार बार लगाना। जैसे आँख पर एक एग्जांपल समझिए, सूर्य के रोशनी के जब हम शीशा को ले जाते हैं तो शीशा क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है, और वो जो चमक है किसी के आँख पर पड़ता है तो क्या होता है? व्यक्ति उससे दूर भागता है। लेकिन व्यक्ति जो दूर भागेगा फिर भी हम उसके पास ही वो लेकर शीशा जाएंगे, धूप के रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाएंगे ताकि उसके आँख पर लगे, लेकिन वो व्यक्ति उससे भाग रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको
पास ही ले जा रहे हैं, तो क्या है कि व्यक्ति को उससे जो है क्या है, डर लग रहा है, व्यक्ति उससे भयभीत हो रहा है कि हमारे आंखों को खतरा कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको आंखें पर ही बार बार ले जा रहे हैं लाइट को। तो यही क्या होता है, फ्लूडिंग होता है। फ्लूडिंग का अर्थ कहा जाए कि वैसा चीज़ जो भयभीत करने वाला हो, भयभीत करने वाला उद्दीपन हो, एस्टिमुलेटिंग हो, लेकिन मनोरोगी पर हम बार बार जो है उसको लगाते हैं, तो जो है यही फ्लूडिंग होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर है स्थिति भ्रांति। स्थिति भ्रांति डिसओरिएंटेशन, स्थिति भ्रांति, व्यक्ति को समय, जगह एवं सामाजिक संबंधों का सही ज्ञान न होना। देखिए स्थिति भ्रांति, अब भ्रांति का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ का आपके अंदर जो है ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आपको तो जो है उसके प्रति आपके अंदर जो है भ्रांतियाँ ही बनेगा, भ्रांतियाँ ही फैलेगा, गलत अफवाह ही फैलेगा। जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसके प्रति गलत ही चीज़ें सोचेंगे। लेकिन जो है वही चीज़ें कहता है कि स्थिति भ्रांतियाँ, डिसओरिएंटेशन मतलब समय, जगह, सामाजिक संबंधों का सही ज्ञान नहीं होगा तो आपके अंदर भ्रांति ही होगा। कैसा भ्रांति होगा? तो स्थिति भ्रांति होगा। मतलब समय, जगह और समाज क्या करता है, व्यक्ति को स्थिति को बताता है कि किस समय, किस जगह पर, कौन से समाज में, कौन से जगह पे है, तो ये क्या हो गया, एक स्थिति ही हो गया। और ज्ञान नहीं होगा मतलब भ्रांति होगा इसके प्रति, तो ही स्थिति भ्रांति होता है। समझ गए? चलिए 21 देखिए बहुत शानदार है, भ्रम, एलूजन। एलूजन क्या होता है? भ्रम, गलत बोध या ज्ञान जिसे प्रमाणित किया जा सके। ठीक है ना, गलत बोध या ज्ञान जिसे प्रमाणित किया जा सके। भ्रम होता है कि किसी चीज़ के प्रति आपका एलूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है। और भ्रम में होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप क्या है उसको प्रमाणित करने का कोशिश करते हैं। गलत चीज़ों को भी, गलत ज्ञान को भी प्रमाणित करने का प्रयास लोग करता है, वही जो है भ्रम होता है। समझ गए? और भ्रम और भ्रांतियां हम डिटेल में भी पढ़ाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना? चलिए 12 देखिए ईगो क्या होता है। ईगो यथार्थ विचारों, यथार्थवादी व्यवहार से पहचानने योग्य स्वयं से जुड़ा शब्द। देखिए ईगो नहीं, लोग कहता है कि इसका ईगो हर्ट हो गया। मतलब ईगो मतलब क्या कि यथार्थवादी, स्वयं को पहचानने योग्य, स्वयं से जुड़ा हुआ शब्द हो सकता है। अब ये ईगो में व्यक्ति कहते हैं इसका ईगो हर्ट हो गया, मतलब उसका जो है दिल पर चोट पहुंच गया, उसके जो पर्सनालिटी है उस पर चोट पहुंचा, उसके चीज़ों को जो है अपने अंतर आत्मा में जो है उसका जो है चोट पहुंचा है, मतलब ईगो हर्ट हुआ। ठीक है ना? तो यही होता है कि यथार्थ विचारों या यथार्थवादी व्यवहारों से पहचानने योग्य स्वयं से जुड़ा शब्द। आपके चीज़ें से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो बहुत प्रचलित है, लेकिन उसके लेकर जो है आपको कोई बुराई करता है तो आपके अंदर ईगो हर्ट नहीं होगा। बिल्कुल वही चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें हैं, आपके द्वारा जानने वाले कोई चीज़ है, कोई शब्द है, और उसको लेकर जो है क्या चीज़ जुड़ा कोई शब्द है, वही आपका ईगो हो जाता है। और उसी को कोई ठेस पहुंचा देता है तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। समझ गए? 23 नंबर देखिए सामूहिक चिकित्सा। सामूहिक चिकित्सा क्या होता है कि समूह में रहकर चिकित्सा देना ही से सामूहिक चिकित्सा कहलाता है। तो मनोरोगी का समूह में चिकित्सक द्वारा उपचार करना। क्या हो गया? ग्रुप थेरेपी क्या होता है कि वैसा थेरेपी जो मनोरोगियों को चिकित्सक के द्वारा ग्रुप में रहकर जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, वही जो है सामूहिक चिकित्सा हो जाता है। ओके, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए 24 है मूक अवस्था। मूक अवस्था को म्यूटिज्म कहते हैं। ठीक है, मूक अवस्था, मूक मतलब क्या होता है? मूक मतलब जो न बोल सका, जो न बोल सकने वाला हो, वही मूक होता है। तो मनोरोगी का किसी से न बोलना। ठीक है ना? मूक अवस्था, म्यूटिज्म जो होता है वो वैसा मनोरोगी होता है जो किसी से नहीं बोलता है, तो वो म्यूटिज्म होता है। समझ गए? किसी से ना बोलने वाला मतलब म्यूटिज्म। समझ गए? चलिए 25 नंबर देखिएगा मिथ्या बोध। मिथ्या बोध मतलब मिथ्या, समझ रहे ना, मिथ्या कि ये माइंड में मिथ्या बन चुका है, मतलब माइंड में बैठ चुका है, भले वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आदमी उसको जो है एकदम सही मान रहा है कि हाँ एकदम सही है। यही चीज़ें होता है मिथ्या, मिथ्या बोध, हैलुसिनेशन। देखिए ऐसा गलत बोध या ज्ञान जिसका कोई आधार या प्रमाण नहीं हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उसको सही मान रहा हो, यही जो है मिथ्या होता है। समझ गए ना? ऐसा गलत बोध या ज्ञान जिसका कोई आधार या प्रमाण ही नहीं है, वही मिथ्या बोध होता है, वही हैलुसिनेशन होता है। समझ गए ना?
क्या होता है कि ऐसा गलत बोध मतलब क्या कि किसी को के प्रति जो है बोध करना कि हाँ एक फलान चीज़ है लेकिन वो चीज़ है ही नहीं वो, ठीक है ना, या गलत ज्ञान होना, यही जो है इसका कोई आधार या प्रमाण नहीं है कि हम जो बोध कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या हमारे अंदर जो ज्ञान है बिल्कुल सही है, यही जो है आपका हो जाता है मिथ्या बोध। समझ गए ना, ऐसा गलत बोध या ज्ञान होना जिसका कोई आधार या प्रमाण ही नहीं है, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिएगा, मंदबुद्धि मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि लब्धता, मेंटल आईक्यू जो होता है 70% से कम होता है तो जो है क्या होता है मंदबुद्धि होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है ना। बुद्धि लब्धता का 70% से कम होना ही जो है क्या कहलाता है आपका मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। समझ गए। चलिए बाकी मेंटल रिटार्डेशन अच्छे से हम पढ़ाए भी हैं। नेक्स्ट है इंसाइट मतलब क्या होता है कि अपने अंदर के चीज़ों को देखना, ठीक है ना। तो स्वयं की मन की स्थिति के प्रति जागरूकता, इंसाइट वही होता है कि खुद के प्रति जागरूकता, अपने मन के कंडीशन के प्रति जागरूकता होना, अवेयरनेस होना इंसाइट कहलाता है, ठीक है ना। अंतर्दृष्टि मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना ही जो है इंसाइट होता है। समझ गए। यहाँ भी वही लिखा है कि स्वयं की मन की स्थिति के प्रति जागरूकता। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर की डेमनेशिया हमने आपको पढ़ाया है कि यादाश्त के चले जाने की पुरानी मन स्थिति। समझ गए ना, यादाश्त के चले जाने की पुरानी मन स्थिति। समझ गए। मनोभ्रंश डेमनेशिया जो होता है व्यक्ति के अंदर जो है यादाश्त चले जाता है। समझ गए ना, यादाश्त चले जाता है मतलब पहले जैसा जो है व्यक्ति में था बीमारी वैसा ही पुनः जो है उसका यादाश्त को चले जाना जो है मन की स्थिति कहलाता है, यही डेमनेशिया होता है। समझ गए। चलिए 29 नंबर है देखिएगा, परसेप्शन प्रतिबोधन। परसेप्शन लोग नहीं कहता कि ये गलत परसेप्शन यार अपने मन में बैठाकर गलत अवधारणा गलत बोध बनाकर अपने मन में रखा हुआ है, मतलब गलत चीज़ें बना के अपने मन में रखा हुआ है, इसके प्रति गलत परसेप्शन अवधारणा बन चुका है ना, कहता है ना। तो ऐसे ही बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के प्रति ज्ञानेंद्रियों के प्रति उत्तर। समझ गए ना, बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के प्रति ज्ञानेंद्रियों के प्रति उत्तर मतलब ज्ञानेंद्रिया मतलब जो ज्ञान का इंद्रिया हो, आपके किसी भी बाह्य और आंतरिक जो भी उद्दीपन हो। अब उद्दीपन मतलब क्या कि कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, कोई भी स्थिति हो सकता है उद्दीपन, तो उसके प्रति आपके ज्ञान में जो ज्ञानेंद्रिया है कितना क्या उत्तर दे रहा है, कैसा जो है उत्तर दे रहा है, वही परसेप्शन हो जाता है। समझ गए ना, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति आपके ज्ञान के जो इंद्रिया है वो क्या उत्तर कर रहा है, क्या समझ रहा है, और यही जो है उसी के थ्रू हम बोध करते हैं किसी चीज को, यही जो है प्रतिबोधन हो जाता है, परसेप्शन। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, दुस्तानंता डिस्टोनिया क्या होता है, दुस्तानंता क्या होता है, डिस्टोनिया मांसपेशियों के समान तनाव में उत्पन्न गड़बड़ी। ठीक है ना। देखिए तीसरा है जो डिस्टोनिया होता है कि यह मांसपेशियों का एक रोग होता है जिसमें मांसपेशी के समान तनाव में जो होता है उसमें उत्पन्न गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है ना, मांसपेशियों के समान तनाव में उत्पन्न गड़बड़ी, यह एक उत्पन्न गड़बड़ी है जो कि मांसपेशियों के तनाव से संबंधित है। इसी को जो है हम लोग डिस्टोनिया बोलते हैं। डिस्टोनिया सामने आएगा, समझ जाइएगा कि जो है मांसपेशियों के उत्पन्न तनाव में गड़बड़ी। समझ गए ना। चलिए 31 है, घबराहट को एंजाइटी भी कहते हैं, चिंता भी कहते हैं। समझ गए। अप्रामाणिक भय से उत्पन्न मन की व्याकुल अवस्था, ऐसा मैंने भय के बारे में उसी दिन बढ़ाया था ना, जो बिना किसी कारण अकारण किसी भी चीज़ से मन में भय उत्पन्न होना और उसका अवस्था होना ही जो है एंजाइटी घबराहट कहलाता है। समझ गए ना। अप्रामाणिक मैंने बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी कारण के, अकारण भय से उत्पन्न मन की अवस्था ही जो है क्या कहलाता है, एंजाइटी कहलाता है। समझ गए ना। एंजाइटी कब होता है कि जब किसी चीज़ को लेकर जो है हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कि जो है मतलब गलत चीज़ों को लेकर ज़्यादा जो है व्यक्ति के अंदर चिंता होता है। समझ गए ना, यही होता है आपका घबराहट, चिंता। समझ गए। चलिए 32 माइंड देखिए, माइंड क्या होता है, तो बुद्धि, स्मृति, संवेग, बोध, व्यवहार, निर्णय लेना, अंतर्दृष्टि के कार्यों को करता है। मन क्या करता है, माइंड क्या करता है, तमाम सारे चीज़ों को कार्य करता है, चाहे बुद्धि का हो, याद करने, स्मृति का हो, संवेग इमोशन का हो, बोध परसेप्शन का हो, या आपका व्यवहार बिहेवियर का हो, डिसाइड लेने का हो, इंसाइट का हो, सबका कार्य आपका माइंड ही से कंट्रोल होता है। समझ गए। चलिए
33 देखिए, एकेथेसिया, मनोव्यथा क्या होता है? मनोव्यथा मतलब मन में कुछ ऐसा व्यथा चल रहा है, व्यथित हो रहा है, ऐसी मन की स्थिति जिसमें रोगी एक स्थान पर बैठता है या हमेशा चलता फिरता रहता है, ठीक है ना। मनोव्यथा का मतलब होता है, एकेथेसिया का मतलब होता है कि ऐसा स्थिति, मन का स्थिति जिसमें रोगी एक ही स्थान पर जो है बार बार बैठेगा और बार बार चलता फिरता रहता है, एक ही स्थान पर इधर से उधर चलेगा या तो जो है एक ही स्थान पर बैठ जाएगा। यह एक मन का स्थिति होता है जिसमें रोगी एक ही स्थान पर या तो बैठेगा जा जाकर या एक ही स्थान पर इधर से उधर चलता रहता है, समझ गए। और यही जो है मनोव्यथा एकेथेसिया कहलाता है, समझ गए। जब व्यक्ति के मन बहुत ज़्यादा व्यथित होता है तो वह इधर से उधर एक ही जगह पर जो है घूमेगा या जाके किसी एक ही जगह पर बैठ रहेगा, समझ गए। चलिए 34 नंबर देखिए, एल्जाइमर। एल्जाइमर रोग क्या होता है? तो एल्जाइमर जो रोग होता है यह एक प्रकार का तंत्रिका अपजनन विकार है। क्या है? यह एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है एल्जाइमर रोग, समझ गए ना, जो कि तंत्रिका विकार है, समझ गए, याद रखिएगा, समझ गए। 35 नंबर देखिएगा कितना शानदार है, फैंटेसी, विलक्षण कल्पना। फैंटेसी क्या होता है? कल्पना करना, किसी चीज़ को, अपने चीज़ों को इच्छा की पूर्ति, वही जो है कल्पना किए हुए चीज़ों को इच्छा की पूर्ति करना ही फैंटेसी। फैंटेसी मतलब क्या? कि विलक्षण कल्पना, मतलब एक ऐसा लक्षण जो व्यक्ति में जो है इसको पाने का कोशिश करता है लेकिन रियलिटी में वो जो है व्यक्ति में पाता नहीं उसको। देख लीजिए फैंटेसी का अर्थ क्या होता है? अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कल्पना व दीवा स्वप्नों में डूबे रहने की मन स्थिति। फैंटेसी एक होता है जिसमें अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास, कल्पना, इमेजिनेशन, और दिन में ही जो है सपनाओं में डूबे रहना, यही जो है फैंटेसी होता है। मन में नहीं लोग कहता वो आज हम प्रधानमंत्री बन गए रहते, मुख्यमंत्री बन जाते, जॉब हो गया रहता, तो ये होता, वो छूट गया, ये छूट गया। एक प्रकार से सब सपना ही होता है और यही जो है अपना इच्छा होता है, समझ गए ना, यही फैंटेसी होता है। डेनियल क्या होता है? अस्वीकृति। अस्वीकृति मतलब किसी अविश्वसनीय तथ्य या खंडन करना, ठीक है ना, किसी अविश्वसनीय तथ्य का खंडन करना, अविश्वसनीय, ठीक है ना, किसी भी ऐसा चीज़ जो विश्वास योग्य नहीं हो, जो अविश्वसनीय हो, समझ गए, अनबिलीवेबल हो, समझ गए, जिसमें आपको लगता हो कि जो है हम इस पर विश्वास कर ही नहीं सकते हैं और इसको हम खंडन कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, मतलब नकार देते हैं, और यही आपका डेनियल हो जाता है। मतलब किसी भी अविश्वसनीय तथ्य, फैक्ट को खंडन करना ही जो है डेनियल कहलाता है। और डेनियल क्या है? यह एक प्रकार का मेंटल मैकेनिज्म है, रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा व्यक्ति मानसिक रोग से बाहर निकलता है डेनियल के प्रयोग करके, किसी भी चीज़ को नकार के खंडन करके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, समवृत्ति भीति, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? तो जो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है तो बंद स्थानों से डर लगना। अब देखिए बंद मतलब क्या होता है? क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। और यहाँ पे भी CL है, यानी यहाँ पे भी CL है और यहाँ पे भी CL है, तो देख लीजिएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, फोबिया मतलब डर होता है, और CL से क्लोज होता है और CL से क्लॉस्ट्रोफोबिया भी है, तो बंद स्थानों से डर लगना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उल्लास, फैंटेसी। फैंटेसी जब व्यक्ति के अंदर आता है तो देखिएगा बहुत ज़्यादा उल्लास हो जाता है, ठीक है ना, तो मन स्थिति का अति उल्लासित होना, ठीक है ना। उल्लास मतलब क्या होता है? कि मन का स्थिति, माइंड का ऐसा स्थिति, ऐसा कंडीशन जहाँ पे अति उल्लासित हो जाता है, तो वही जो है आपका उल्लास होता है, फैंटेसी होता है। फैंटेसी कब व्यक्ति के अंदर जगता है? कब जो है व्यक्ति के अंदर जो है ललक जगता है, उल्लास होता है? जब वो किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, तो ही जो है व्यक्ति के अंदर फैंटेसी जगता है, समझ गए। चलिए जो कि ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा एग्नोसिया। एग्नोसिया क्या होता है? भ्रम, जिसमें रोगी वस्तुओं को पहचानने में असमर्थ होता है, समझ गए। भ्रम जिसमें रोगी जो है, यह एक प्रकार का क्या है? भ्रम है, जिसमें रोगी जो होता है किसी भी वस्तुओं को पहचानने से असमर्थ होता है, उसमें जो है पहचान नहीं पाता है, और यह एक प्रकार का एगोनेसिया है, ठीक है ना, गलत गलत चीज़ें का बोध करेगा, रहेगा कुत्ता कहेगा बिल्ली है, तो यही जो है होता है, भ्रम होता है, और ये एगोनेसिया होता है जो रोगी वस्तुओं को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, नहीं पहचान पाता है, और उस सिचुएशन को एगोनेसिया कहते हैं, याद रखिएगा, ओके।
हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है, कुछ दिन पहले ही बताया है। रोग भ्रम, अपने रोगों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, सक्रिय हो जाना रोग भ्रम कहलाता है। और जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा रोग रहेगा तो अपने रोगों को जो है डॉक्टर के सामने चढ़ा बढ़ा के बोलेगा, और अगर थोड़ा सा देरी होगा, नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर बदलते रहता है। यही जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, समझ गए। रोग भ्रम, रोगी द्वारा झूठे रोगी होने का प्रदर्शन करना, ठीक है ना। चलिए 41 बिहेव क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, देख लीजिए। बिहेव क्या होता है, वह कार्य जो जीव अपने अस्तित्व में आने से मृत्यु तक करता है, ठीक है ना। देखिए वह कार्य जो जीव अपने अस्तित्व में आने से मृत्यु तक करता है। बिहेव क्या होता है, देखिएगा। बिहेव, बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसी समय से उसका जो है व्यवहार जो है शुरू हो जाता है। उसके जो मन का जो व्यवहार है, स्थिति है, वो शुरू हो जाता है। कैसे कैसे वो धीरे धीरे बिहेव करते रहता है और उसके मृत्यु तक वो जो है उसका व्यवहार जो है देखते रहता है। और यही जो है व्यक्ति जो अपना कार्य करता है अपने अस्तित्व में आने से मृत्यु तक, यही जो है व्यक्ति का व्यवहार होता है, ठीक है। चलिए एमनेसिया क्या होता है, स्मृति लोप, यादाश्त की करने की क्षमता कम होना। किसी में अगर यादाश्त करने की क्षमता कम हो जाता है तो उससे जो है हम लोग एमनेसिया बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, याद करने की क्षमता कम होना एमनेसिया होता है, समझ गए ना, स्मृति लोप कहते हैं। 43 देखिएगा, सुरक्षात्मक क्रियाविधि, डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि मेंटल मैकेनिज्म और इसके टाइप लिखे तो निगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों में जो है 8-8 9 पॉइंटें हैं, इसलिए बड़ा है, ठीक है ना। तो बाकी देखिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, तो मानसिक रोगों को रोकने वाली प्राकृतिक क्रियाविधि, यह क्या होता है, यह एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि ही होता है, तो यह एक क्रियाविधि होता है, ठीक है ना, जो मानसिक रोगों से सुरक्षा दिलाने के लिए जो है क्रियाविधि किया जाता है, और वही जो है सुरक्षात्मक क्रियाविधि होता है, जो यह एक प्राकृतिक क्रियाविधि होता है जिसमें व्यक्ति अपने चीज़ों को चेंज कर कर के जो है दूर होता है, किससे, मेंटल रोगों से, ठीक है ना। चलिए जैसे ऊपर देखे हैं एक डेनियल खंडन जो देखे हैं ना, तो डेनियल जो है खंडन वो आपका पॉजिटिव मैकेनिज्म का एक जो है प्रकार था, जिसमें किसी भी चीज़ों को मन में बैठे अवधारणा को, चाहे वो क्या हो, सत्य ही क्यों न हो, उसको व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर जो है बिल्कुल खंडन कर देता है और मानता है कि ये जो है बिल्कुल असत्य बातें हैं, गलत बातें हैं, और उसको डेनियल कर देता है, खंडित कर देता है, और उससे स्थिति से व्यक्ति दूर निकलना चाहता है। तो ही जो है पॉजिटिव होता है। और कोई मेंटल अगर किसी को माइंड में जो है बहुत एक चीज़ें बैठ गया है जिसके कारण उसको उलझन हो रहा है, तो क्या करेगा कि लास्ट में वो ये सोचेगा कि ये जो माइंड में हमारा बैठ रहा है, यार ये तो गलत चीज़ें हैं, भले वो सही क्यों ना हो, उसके मन में उसके प्रति टेंशन बना हो, वो चीज़ें सही क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति कुछ देर के लिए मानता है कि नहीं ये सब फालतू की ये गलत चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल गलत चीज़ें हो दिमाग में सोच रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको खंडित कर देता है व्यक्ति, और वही आपका हो जाता है मेंटल मैकेनिज्म। यानी उस सोच से, उस स्थिति से व्यक्ति उस माइंड स्थिति से बाहर निकलना चाह रहा है, नकार कर, खंडित कर, और यही जो है मेंटल मैकेनिज्म होता है, समझ गए ना। चलिए देखिए विचारों की उड़ान, यहाँ पे आप लोग देखिए विचारों की उड़ान है, समझ गए। 44 नंबर है, विचारों की उड़ान, फ्लाइट ऑफ आइडिया, समझ गए। बात करते समय शीर्षक बदलने का उन्माद का लक्षण। अब देखिए विचारों का उड़ान का मतलब क्या है कि हम बात किसी से कर रहे हैं, लेकिन हम अपना जो टॉपिक है बीच से ही बार बार चेंज कर दे रहे हैं, तो ये एक क्या होता है, एक प्रकार का विचारों का उड़ान है, जो हम अपने विचारों का जो है बीच से ही जो है बदल दे रहे हैं। मतलब एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे टॉपिक को बीच में घुसेड़ दिए, दूसरे बातों को ला दिए, और जो है शीर्षक बदल दिए, और यही जो है होता है उन्माद का लक्षण होता है कि बात करते समय ही जो है चीज़ों को बदल देना, शीर्षक को बदल देना, तो यही जो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहा जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जल से भय, जल से डर लगना, हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। चेतना क्या होता है, देखिए चेतना बहुत बार कॉन्शियस आप सभी के जो है आता होगा टॉपिक पे कि चेतन अचेतन, चेतन अचेतन, तो चेतना समझ गए तो अचेतन भी समझ आएंगे। देखिए वह अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं के प्रति या वातावरण के प्रति जागरूक रहता है। देखिए एक ऐसा अवस्था व्यक्ति अनकॉन्शियस कब होता है, जब बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति
सही रहता है, नॉर्मल रहता है, तो उसको हर एक चीज़ का ज्ञान रहता है, चाहे उसके खुद के प्रति हो या उसके वातावरण आसपास के चीज़ों के प्रति हो, उसको जो है ज्ञान रहता है, पता रहता है, जागरूक रहता है, वो चीज़ों के बारे में सोच सकता है, खुद के बारे में सोच सकता है, कुछ चीज़ें कर सकता है, किसी को मदद कर सकता है, अपने आसपास के चीज़ों को या खुद के प्रति जागरूक रहना ही जो है चेतना कहलाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बेहोशी हो जाता है और चेतन में आ जाता है तो न वो अपने प्रति जागरूक है, न अपने वातावरण के प्रति जागरूक है, मतलब उसके अंदर सोचने विचारने कुछ करने का क्षमता ही खत्म है, जागरूकता ही खत्म है, और वही व्यक्ति बेहोशी हो जाता है, या वही व्यक्ति जो है क्या होता है अचेतन हो जाता है, जो कि बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम भी हो जाता है जिसमें व्यक्ति अचेतन हो जाता है। समझ गए? तो यही जो है होता है, ये समझ गए। चलिए 47 नंबर देखिएगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है मोम के समान मुलायम शरीर अधिक समय तक असुविधाजनक स्थिति में रहना। ठीक है, देखिए वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मोम क्या होता है, मोम को जिधर आप मोड़ दीजिएगा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसमें, तो जिधर मोड़ दीजिएगा उधर मुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से मोम के समान मुलायम शरीर अधिक समय तक असुविधाजनक स्थिति में रहना, मतलब आपके शरीर को जो है असुविधाजनक स्थिति में रखना ही मोम के समान जो है क्या कहलाता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। मतलब एक ऐसा स्थिति जिसमें हमको सुविधा नहीं मिल रहा हो, लेकिन उस कंडीशन में हम मोम के समान अपने शरीर को सॉफ्ट करके रख रहे हैं एक ही चीज़, एक ही स्थिति में, जो कि असुविधाजनक है, और वही जो है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 48 नंबर देखते हैं, बहुत शानदार है कि कोर्सकोज सिंड्रोम। कोर्सकोज सिंड्रोम आप लोग को याद होगा तो कल ही जो है हम लोग इस पिछले वाले वीडियो में देखे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, कि अधिक शराब लेने के जो है एक लक्षण जो है क्या होता है आपका, कि कोर्सकोज सिंड्रोम भी होता है कारण। समझ गए? कोर्सकोज सिंड्रोम भी जो है एक कारण होता है कि जो है व्यक्ति अधिक समय से शराब पीता रहता है। ठीक है ना, एल्कोहलिज्म का कारण होता है। तो कोर्साकोज सिंड्रोम जो है क्या होता है, अधिक समय से शराब पीना यानी एल्कोहलिज्म। समझ गए? चलिए याद रखिएगा। 49 देखिए, कॉग्निशन बोध या ज्ञान। बोध या ज्ञान क्या होता है, देख लीजिए, प्रतिबोधन का संग्रह जिसमें विचार करना, याद करना, योजना बनाना सम्मिलित होता है। बोध या ज्ञान क्या होता है, बोध आपके अंदर तभी आएगा जब किसी चीज़ को आप अच्छे से उसका एनालिसिस कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे, वही एक प्रकार का बोध होता है। और जब किसी चीज़ को आप अच्छे से व्याख्या कब कर पाएंगे, जब आपके अंदर अच्छे चीज़ों, अच्छे विचारों का संग्रह होगा, जमावड़ा होगा, अच्छे से आप किसी चीज़ को याद किए हैं, आपके अंदर योजना बनाने के लिए अच्छे चीज़ें शामिल है, तभी तो आपके अंदर अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा चीज़ को बोध कर पाएंगे। क्या होगा? अच्छा योजना बनाना, याद करना, अच्छे विचारों का संग्रह होगा, तभी तो आपके अंदर ज्ञान होगा। समझ गए ना। चलिए लास्ट देखिएगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, प्रोजेक्शन भी एक प्रकार का मेंटल मैकेनिज्म है, जो कि हम बताए थे यह एक प्रकार का क्या है, निगेटिव मेंटल मैकेनिज्म है। ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था प्रोजेक्शन के बारे में। मन स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियों और गलतियों से दूसरों पर रख देता है, थोप देता है। प्रोजेक्शन मतलब थोप देना, प्रक्षेपण मतलब किसी के ऊपर जो है अपने गलतियों को, अपने कमजोरियों को दूसरे के ऊपर जो है रख देना, थोप देना, जो है क्या कहलाता है, प्रक्षेपण करता है। मतलब अपने चोरी कर लेना, लेकिन अपने चोरी को जो है दूसरे के ऊपर थोपना, यही जो है क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब अपने गलतियों और अपने कमजोरियों को दूसरे के ऊपर थोपना, यह एक मन का स्थिति होता है, जिसके अंदर जो है ऐसा मन की स्थिति जिसमें अपने कमजोरी और अपने गलतियों को दूसरे के ऊपर जो है रख देना यानी थोप देना जो है प्रोजेक्शन कहलाता है। और इसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने मेंटल स्ट्रेस से, मानसिक स्थिति से दूर निकलना चाहता है, दूसरे के ऊपर चीज़ों को रख कर। समझ गए? तो आपका यहाँ पे समाप्त होता है 50 क्वेश्चन, 50 मीनिंग यहाँ पे समाप्त होता है। अब इस मीनिंग का जो है आपको बहुत जगह पे यूज होगा, बहुत मेंटल में, हेल्थ नर्सिंग में तो इसका यूज होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारे चीज़ आएगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो जो है आसानी से चीज़ों को आप लोग कर लेंगे। ठीक है।